बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे एंड बहुत ही बेस्ट वे में अपनी स्टडीज़ को लेकर चल रहे होंगे। हम अपने एक खूबसूरत से इनिशिएटिव को लेके चल रहे हैं और आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से चैप्टर नंबर 7 तक पहुंच गए हैं। ठीक है, एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इंशाल्लाह एक दिन हम लास्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे। मैं आपको याद करवाऊंगी उसी दिन के स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो बच्चों, आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 केपीके टेक्स्ट बुक सेकेंड ईयर इंग्लिश की किताब का देखने लगे हैं। इसकी ग्लॉसरी, इसके एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलें सबसे पहले ग्लॉसरी से स्टार्ट करते हैं। छोटी सी ग्लॉसरी है आज हमारी। सबसे पहला वर्ड है बैकड्रॉप। बच्चों, बैकड्रॉप एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? पसे मंजर। ठीक है, एवरीथिंग डेट कैन बी सीन अराउंड एन इवेंट और सीन, कि आप ऑलरेडी एक इवेंट के बारे में पहले से ही सारा कुछ पढ़ रहे हो, पहले से ही सारा कुछ एनालाइज करके देख रहे हो। इसको बोलते हैं पसे मंजर। ठीक है, कि स्टोरी के पीछे बैक स्टोरी क्या है, इसको बोलते हैं बैकड्रॉप। देन है सेकंड वर्ड ब्लर। तो बच्चों, ब्लर का मतलब किसको नहीं पता होगा? पिक्चर ब्लर है, जरा दोबारा भेजना। ठीक है, किताब से मैंने आपको पिक्चर सेंड की एंड वो क्लियर नहीं है तो आप कहते हैं ब्लर है, वर्ड सही क्लियर नहीं नजर आ रहे, तो मींस मेक और बिकम समथिंग लेस क्लियर और शार्प। किसी चीज को कम क्लियर रखना ब्लर कहलाता है। देन, ठीक है, कैरन, CAREEN, कैरीन। ठीक है, ये एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है कि जहाज का एक यानी एक पहलू के बल होना जहाज का। जहाज फॉर एग्जांपल ये एरोप्लेन है। एरोप्लेन कैसे होता है? एरोप्लेन ऐसे तो नहीं होता, बट खैर इमेजिन कर लो ना, लेट्स सपोज ये एरोप्लेन है। ठीक है, और एरोप्लेन ऐसे हो जाए, इस साइड पे मुड़ जाए। ठीक है, आधे साइड पे अपना सारा वजन कर ले, आधे साइड पे सारा का सारा हो जाए। ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड वेरी क्विकली स्पेशली इन अ वे दैट इज डेंजरस। आप लोगों ने वो स्पोर्ट्स कार्स देखी होंगी जो मतलब बहुत ज्यादा रेस लगा रही होती है, रेसिंग कार्स, तो वो बार बार जब भी टर्न लेती हैं तो एक साइड पे मुड़ जाती हैं, तो उनको हम बेसिकली कहते हैं कैरन। उसके बाद है कैटाक्लिस्मिक। कैटाक्लिस्मिक, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? तबाहकुन। कैटाक्लिस्मिक, तबाहकुन। ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक का वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, कैटास्ट्रॉफिक, तो वो भी तबाही से रिलेटेड है। तो कैटाक्लिस्मिक का भी एडजेक्टिव है, ये तबाहकुन होता है इसका मतलब। और ये एक नेचुरल इवेंट काजिंग सडन एंड वायलेंट चेंज। ठीक है, और ये एक नेचुरल इवेंट होता है जो बहुत तबाहकुन बर्बादी लेकर आता है। उसके बाद है डिस्कॉर्डेंट। बच्चों, डिस्कॉर्डेंट भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है? मुंतजाद में होना, ऑपोजिट होना, कॉन्ट्राडिक्टिव होना। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी होना, ऑपोजिट होना, मुंतजाद होना। ठीक है, नॉट इन एग्रीमेंट, एक यानी बात पे एग्री ना करना, एक एग्रीमेंट पे ना होना। कंबाइनिंग विद अदर थिंग्स इन अ वे दैट इज स्ट्रेंज और अनप्लेजेंट, किसी दूसरी चीजों के साथ एग्रीमेंट कर लेना जो बिल्कुल ही ऑपोजिट होती हैं, स्ट्रेंज होती हैं। डिस्कॉर्डेंट, ये जो इसके साथ आपको प्रीफिक्स नजर आ रहा है ना, डिस, इसका मतलब ये होता है कि कॉर्डेंट नहीं है, कॉर्डेंट के ऑपोजिट, डिसकॉर्डेंट। तो ये थी हमारी छोटी सी ग्लॉसरी। अब हम अपना थोड़ा सा, नहीं ग्लॉसरी तो और भी है, सॉरी सॉरी। ठीक है, ड्रिफ्ट ओवर। ड्रिफ्ट ओवर का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्रिफ्ट ओवर का मतलब होता है बह जाना। ठीक है, यानी अ कंटिन्यूअस स्लो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जारी ना रुकने वाली मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह कहलाती है ड्रिफ्ट ओवर। उसके बाद है एक्सोप्लैनेट। ठीक है, एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या होता है? अ प्लैनेट लोकेटेड आउटसाइड और सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम से किसी प्लैनेट का बाहर होना कहलाता है एक्सोप्लैन। ठीक है, देन है एक्स्ट्रा सोलर। तो बच्चों, एक्स्ट्रा सोलर भी एक ऐसे प्लैनेट को कहा जाता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो। फॉरबोर्डिंग कहते हैं अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट और डेंजरस इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, पेश गोई करना। फॉरकास्टिंग करना, फॉरकास्टिंग, अब आपको पता है ना वेदर फॉरकास्टिंग क्या करते हैं? कल के वेदर को आज से ही पेश गोई कर देते कि बारिश होने वाली है, धूप निकलेगी। ठीक है, उनको क्या पता, बट वो फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, पेश गोई कर रहे हैं, फॉरबोर्डिंग कर रहे हैं, पहले से ही किसी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं जो अभी तक हुई नहीं है। उसके बाद है गैलेक्टिक। ठीक है, गैलेक्टिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गैलेक्सी से रिलेटेड होना, जो हमारे सितारों का झुरमट है गैलेक्सी, उससे ये वर्ड रिलेटेड है गैलेक्टिक। जब आप सितारों गैलेक्सी से रिलेटेड कोई वर्ड यूज करोगे एडजेक्टिव के तौर पे तो आप यूज करोगे गैलेक्टिक। उसके बाद है हैबिटेबल। तो बच्चों, ये हैबिटेट से निकला है, हैबिटैट। ठीक है, जो रहने की जगह होती है। तो हैबिटेबल का मतलब क्या होगा? कि एक ऐसी जगह जो सुइटेबल है लोगों के रहने के लिए। एंड देन इग्नाइट। तो बच्चों, इग्नाइट का मतलब क्या होता है? जलाना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का मीनिंग है। ठीक है, और ये हमारा मीनिंग है
1 2 3 4, 4 का, ठीक है। इग्नाइट मीन्स जलाना, टू सेट अ फायर, टू काज अ फ्यूल, टू बर्न, किसी चीज को जलाना। चिंगारी लगाना हम कहते हैं ना, इग्नाइट का काम करना। लाइटर से जरा इग्नाइट करो, चिंगारी लगाओ। इंट्रिकेट, बच्चों इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्मॉल डिटेल्स दैट फिट टुगेदर, बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं डीप, ठीक है। इंट्रिकेट मीन्स डीप भी होता है और इसका मतलब उलझा हुआ भी होता है, दो मीनिंग्स होते हैं उसके, ठीक है। इंट्रिकेट का मतलब उलझा हुआ इस सेंस में कि बहुत कॉम्प्लेक्स, डीपली आप बहुत चले जाते हो। देन है जॉ ड्रॉपिंगली, तो बच्चों जॉ ड्रॉपिंगली आप एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हो जब आप कहते हो बहुत ही सैड न्यूज या बहुत ही वंडरफुल, और ऐसी ना अचानक से आप ऐसी न्यूज सुना रहे हो कि बहुत ही स्ट्रेस वो होती है, सरप्राइजिंग होती है, तो आप कहते हैं इट वाज अ जॉ ड्रॉपिंग फॉर मी, कि ये इतना मतलब हैरान कुन था मेरे लिए। तो डेट इज सो लार्ज और गुड डेट इज सरप्राइजेज यू वेरी मच, ठीक है। कि इस तरीके से किसी चीज का इजहार करना कि उसने आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया और आपका जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाए, तो मीन्स जॉ ड्रॉपिंगली। देन लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, लंबी जिंदगी, ठीक है, जो बहुत लंबे अरसे के लिए रहने वाला हो, लॉन्गिविटी। मैनिफेस्टेशन, बच्चों मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है ऐलान करना पहले से ही, ठीक है, ऐलान कर देना। एन इवेंट, एक्शन और थिंग दैट इज अ साइन दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज हैपनिंग, का मतलब इशारा मिल रहा है हमें, इधर से मैनिफेस्टेशन मिल रही है, ऐलान मिल रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। देन आ जाता है पिन पॉइंट, बच्चों पिन पॉइंट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट पोजीशन किसी चीज की या किसी इंसान की दिखाना, तो हम कहते हैं वो पिन पॉइंटिंग कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इशारा कर रहा है किसी चीज की तरफ। फिर उसके बाद है प्रिस्टाइन, ठीक है, तो प्रिस्टाइन का मतलब होता है बहुत ताजा एंड साफ सुथरा, ठीक है, बहुत ताज़ा, न्यू, साफ सुथरा। एंड देन प्रोब, बच्चों प्रोब का मतलब क्या होता है? तहकीक करना, ठीक है, तहकीक करना, रिसर्च करना, कंप्लीट एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, जिसको आप रिसर्च का भी नाम दे सकते हो, क्रिटिकल एनालिसिस भी कह सकते हो, ठीक है। प्रोटोस्टार, बच्चों अब प्रोटोस्टार क्या है? कि अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस बिलीव टू डेवलप इनटू अ स्टार, ऐसे गैसेस का क्लाउड मिल जाता है और वो एक स्टार में चेंज हो जाता है, उसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक, तो ये मेरे से बेहतर आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप तो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, और आपको लाइट्स का भी बहुत अच्छे पता है, आपको स्पेक्ट्रम का भी बहुत अच्छे से पता है, तो आई थिंक ये आपको मुझे समझाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये भी आपको पता है और यहाँ लिखा भी हुआ है, तो ये भी आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्टडी ऑफ फॉर्मिंग एंड लुकिंग एट स्पेक्ट्रा यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोप्स, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड तो आई थिंक आप लोग प्रो बच्चे हो, अच्छे खासे आपको समझ आ ही जाएगी। टेनियस, बच्चों टेनियस का मतलब होता है कमजोर होना, वीक होना, ठीक है, अनसर्टेन एंड हार्ड एक्सेस, इतना उसका रहने का भी हमें ना खदशा होता है, इतना नाजुक और इतना वीक। उसके बाद है ट्रांजिट, बच्चों ट्रांजिट कहते हैं द प्रोसेस ऑफ बीइंग रिमूव्ड और कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आर्जी तौर पर किसी चीज की ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, ट्रांजिएंट, हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में एक ट्रांजिट स्टेट आती है कि वो थोड़ी देर के लिए बस यहाँ रुकता है, फिर इधर भी आ सकता है और इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट मीन्स आर्जी तौर पर थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है उधर। देन है टर्बुलेंट, तो बच्चों टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो आप लोगों ने ना पढ़ा हो, इम्पॉसिबल है, तो टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? कि बड़ी पुरशोर और बड़ी ही मतलब रैंडम वे में जब चीज मूव करती है ना, इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ सडन चेंज, बहुत चेंज आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, टर्बुलेंट है, ट्रबल है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, उसमें वायलेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसे हम टर्बुलेंट कहते हैं। एक स्ट्रीमलाइन जा रही है हमारी, आप लोगों की पढ़ाई स्ट्रीमलाइन जा रही है, ठीक है, फिलहाल आप लोग मुझे बैड कमेंट्स नहीं दे रहे हो, तो हम कह रहे हैं हम स्ट्रीमलाइन जा रहे हैं, लेकिन जब आप मेरे बैड कमेंट्स दे दोगे, मेरी मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू करोगे, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू करोगे, तो हम कहेंगे कि मेरी जर्नी बड़ी टर्बुलेंट जा रही है, चेंजेस से भरी हुई है, सडन चेंज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है विस्करल, तो बच्चों विस्करल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अराइज होना, ठीक है, केयरफुल थॉट के बगैर इमोशंस पर रहकर किसी फैसले का इजहार करना, कोई फैसला करना है, ठीक है, सेंसिबिलिटी की बेस पर, नहीं कि आप अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपकी फीलिंग्स आपको ओवरबर्डन कर रही है, ओवर रेटेड कर रही है और आप कोई फैसला ले रहे हो, तो उसको आप कहते हो विस्केरल। दैट्स ऑल अबाउट ग्लॉसरी। एंड अब हम देखेंगे अपनी ग्रामर पोर्शन। तो बच्चों आज का ग्रामर पोर्शन बहुत मजे का होने वाला है, क्योंकि आपकी किताब के अंदर एक कॉलम्स गिवन थे कि आपने ना ईडियम का मीनिंग के साथ मैच करना है। तो हम मैंने क्या किया कि मैचिंग तो मैं आपको नहीं करा सकती, तो मैंने बोला कि मैं हर एक ईडियम को आपको आसान तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे पहला ईडियम है टू ब्राइटन अप। पहला ईडियम क्या है? टू ब्राइटन अप। अब बच्चों टू ब्राइटन अप का मतलब क्या होता है? कि टू बिकम हैप्पियर और मोर फुल ऑफ होप, कि बहुत ज्यादा खुश करना और होप दिलाना, ठीक है, इसका मतलब होता है टू ब्राइटन अप, उम्मीद दिलाना, खुशी दिलाना, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरा?
टू टेक अ शाइन टू, ठीक है, क्या है टू टेक अ शाइन टू। टू टेक अ शाइन टू का मतलब क्या है बच्चों? टू टेक अ शाइन टू का मतलब है टू बिगिन और लाइक समवन और समथिंग, किसी को पसंद करना शुरू करना, किसी चीज को पसंद करना शुरू करना। इसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं टू टेक एज शाइन टू, टू टेक एज शाइन टू। फिर थर्ड वाला है टू मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, ठीक है, टू मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, व्हेन द सन शाइन्स। अब ये बहुत खूबसूरत ईडियम है, इसका मतलब ये है कि टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, कि जब आपको ऐसे हालात लग रहे हैं कि उससे फायदा लिया जा सकता है और आप उससे फायदा लो, तो तब आप ये यूज करो कि टू मेक हे व्हेन द सन शाइन्स। हे का मतलब क्या होता है कि झाड़ियां शाड़ियां काटना शुरू कर देना, तो जब सूरज निकल आया, अच्छा मौसम है, तो आप अपनी फसलों को काटना शुरू कर दो। इसका मतलब ये टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, अच्छे हालात नजर आ रहे हैं, आपका काम चल सकता है, आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, तो फौरन से उस सर्कमस्टांस से फायदा उठाओ। देन हमारे पास, थोड़ा सा इधर करती हूँ, ठीक है, ज्यादा इधर हो गया है। देन हमारे पास फोर्थ वाला है कम रेन और शाइन, ठीक है, कम रेन और शाइन। तो कम रेन और शाइन का मतलब क्या होता है कि यूज टू से दैट समथिंग विल हैपन व्हेन इट रेन्स, जब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, ठीक है, समथिंग विल हैपन इवन इट रेन्स, कि कुछ न, ये जो काम हमने करना है, ये जो एक्टिविटी हमने करनी है या हमने कहीं जाना है, ये हर हाल में होगा, चाहे बारिश हो या ना हो, चाहे बारिश हो भी जाए, हमने रुकना नहीं है। तो कम रेन और शाइन। उसके बाद फिफ्थ वाला है टू चेज रेनबोज, ठीक है, टू चेज रेनबोज, इसके ऊपर ऊपर लिख रही हूँ ताकि आपको एक दफा ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। टू चेज रेनबोज, टू चेज रेनबोज का मतलब क्या होता है बच्चों? टू ट्राइंग टू गेट समथिंग दे विल नेवर ऑब्टेन, ठीक है, किसी ऐसी चीज के पीछे लगे रहना जिसको कभी हासिल ही नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी ऐसे चीज को हासिल करने की कोशिश करना जो कभी भी हासिल नहीं हो सकती। इसके लिए आप ईडियम कह सकते हो टू चेज रेनबो, क्योंकि रेनबो को आप कभी पकड़ नहीं सकते हो, रेनबो बारिश के बाद कुछ लम्हे के लिए एक कलर्स का स्पेक्ट्रम आपको नजर आता है और गायब हो जाता है, ठीक है, तो किसी ऐसी चीज के पीछे भागना, पकड़ना जो आप कभी पकड़ नहीं सकते, तो टू चेज रेनबो। सिक्स वाला है टू सेव फॉर अ रेनी डे। तो बच्चों टू सेव फॉर अ रेनी डे बहुत माय फेवरेट ईडियम, टू सेव फॉर अ रेनी डे। अब बारिश के मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बारिश आ रही है तो आप अपने जो पॉपकॉर्न है वो संभाल के रख दो, इसका मतलब ये है कि अपने दौलत में से, अपने पैसों में से, अपने खर्चे में से कुछ चीजों को पीछे करके संभाल के रखना, ताकि फ्यूचर में जब आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सको, आपको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। अपने पाँव उतने ही फैलाओ जितने आपकी चादर है, और कुछ उसमें से बचा के रखो, फजूल खर्ची ना करो, क्योंकि टू सेव फॉर अ रेनी डे का मतलब है कि जरूरत के वक्त के लिए बचा के रखना। देन बच्चों सेवेंथ वाला हमारे पास आ जाता है टू वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट, टू वेट फॉर अ रेन ड्रॉप इन अ ड्रॉट, खुश्की के अंदर एक पानी के ड्रॉप के लिए इंतजार करना। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टिंग और होपिंग फॉर समथिंग दैट इज अनलाइकली टू हैपन, कि एक इंसान एक ऐसी चीज की उम्मीद करे, एक ऐसी चीज की ख्वाहिश करे जो कभी नहीं होगी, ठीक है, फिर भी वो अल्लाह ताला पे यकीन रख रहा है, वो पुर उम्मीद है, तो इसको हम कहेंगे ही इज वेटिंग फॉर अ रेन ड्रॉप इन अ ड्रॉट, बिल्कुल खुश्की में जहाँ पे कभी बारिश ही नहीं हुई, वहां पे वो रेन ड्रॉप का वेट कर रहा है, तो मीन्स ही इज वेटिंग for a situation, or for he is expecting a thing that will never be happen, या that will unlikely to happen, जो बहुत मुश्किल से होगी। उसके बाद एट वाला है राइट एज रेन, ठीक है, एट वाला क्या है? राइट एज रेन। इस इडियम का मतलब है ऑफ अ पर्सन फीलिंग कंप्लीटली वेल और हेल्दी टिपिकली आफ्टर एन इलनेस और माइनर एक्सीडेंट, एक बंदे का एक्सीडेंट हो, एक बंदा बीमार हो, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल हेल्दी हो गया, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं ही इज एज राइट एज रेन, अब वो बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, चिल, ठीक है। देन नाइन वाले पे आ जाओ, तो नाइन वाला है टू टेक अ रेन चेक, टू टेक अ रेन चेक, टू टेक अ रेन चेक। अब टू टेक अ रेन चेक का मतलब क्या है कि आपको कोई ऑफर दे रहा है और आप उसे उस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट हो सकता है कि आप उसे दूसरे टाइम पर उनको एक्सेप्टेंस की कॉल कर लो, उनको कह दो कि मैं इस पर एग्री हूँ, तो तब आप ये यूज कर सकते हो कि आई एम टेकिंग अ रेन चेक ऑन इट, कि मैं अभी आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा बट विल इन्फॉर्म यू, अपनी मम्मा से पूछ लूँ, अपनी
बाबा से पूछ लूँ, अपनी बीवी से पूछ लूँ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी बीवी से मशवरा करके फिर आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो टू टेक अ रेन चेक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 10 वाला है जी, इनटू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल, ठीक है। इनटू इनटू ईच, कहाँ गया, इनटू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल। अब देखिए बच्चों, रेन का इडियम्स में आपको यही मतलब नजर आता है कि मुश्किलात। तो हर किसी की जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, इसका यही मतलब है कि एवरीवन विल एक्सपीरियंस डिफिकल्टी एंड हर्ट एक एट सम पॉइंट, कि किसी न किसी पॉइंट पर इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, हर कोई मुश्किलात को फेस करता है। तो टू इनटू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल। देन अगला वाला है बच्चों, 11 वाला है, टू रेन ऑन समवन्स परेड, टू रेन ऑन someone's parade, किसी की प्रिवेंट समवन फ्रॉम एंजॉइंग एन इवेंट स्पॉइल समवन्स प्लान, ठीक है, किसी इंसान को उसकी खुशियां एंजॉय करने से रोकना, ठीक है, किसी इंसान की मतलब प्लान्स को स्पॉइल करना, ये इस सेंस में इडियम यूज होता है, टू रेन ऑन समवन्स परेड। उसके बाद आप 12 पे आ जाओ। 12 का है, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, ठीक है। 12 वाला, एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ है, इट नेवर रेन्स, इट नेवर रेन्स बट पोर्स। इसका क्या मतलब है, सेवरल अनफॉर्चुनेट इवेंट्स ओपन हेवन एट द सेम टाइम्स, कई सारे बदकिस्मत इवेंट्स का एक साथ हो जाना, ठीक है। तो इट नेवर रेन्स बट पोर्स, इन्फॉर्म नहीं किया, एक साथ ही इतनी सारी मुश्किलात आ गई, तो इट नेवर रेन्स बट पोर्स। उसके बाद 13 वाले पे आ जाओ, ठीक है। 13 वाला कहाँ गया, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये तो इतना बचपन से आप लोगों ने सुना हुआ है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, बहुत जोरों कतार से बारिश होना, ठीक है। जोर वो कतार से बारिश का होना, तब हम ये यूज करते हैं ईडियम, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश हो रही है। ड्राई स्पेल, बच्चों ड्राई स्पेल 14 वाला है, यहाँ पे मैंने लिखा है ड्राई स्पेल, जिसका मतलब है अ पीरियड ड्यूरिंग विच देर इज लिटिल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, बहुत कम आपका बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपका बिजनेस ज्यादा नहीं चल रहा, तो आपको इट्स अ ड्राई स्पेल फॉर मी, ओके। देन आ जाओ 15 वाले पर। 15 वाले का मतलब है विंड फॉल। तो बच्चों विंड फॉल का ईडियम का मतलब होता है, विंड फॉल ईडियम का मतलब होता है एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू विन और रिसीव फ्रॉम समवन अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से ना चाहते हुए आपको अचानक मनी जीत जाते हो आप लोग, यानी कोई वेल्थ जीत जाते हो, तो इसको आप कहते हो इट्स अ विंड फॉल फॉर मी, यानी अनएक्सपेक्टेडली मैंने ऐसा जीत लिया। एंड देन 16, टू शूट द ब्रीज, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, टू शूट द ब्रीज, ठीक है। टू शूट द ब्रीज इडियम का मतलब होता है किसी से कैजुअल कन्वर्सेशन करना, ठीक है, हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन विद समवन, किसी से आम बातचीत आप कर रहे हो, ठीक है, वी आर शूटिंग द ब्रीज मीन्स हम कैजुअल कन्वर्सेशन करें, कोई खास मामला डिस्कस नहीं कर रहे। 17 वाले का क्या है, टू गेट विंड ऑफ समथिंग, ठीक है, टू गेट विंड ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या है कि टू हेयर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट समवन एल्स वाज ट्राइंग टू कीप सीक्रेट, कि कोई इंसान किसी इंफॉर्मेशन को, किसी बात को छुपाना चाह रहा था और आपने वो सुन ली, तो इट्स मीन्स टू गेट विंड ऑफ समथिंग, कि मैंने हवा चलते चलते बात सुन ही ली, टू गेट विंड ऑफ समथिंग। एंड देन आप 18 पे आ जाओ, ठीक है। तो 18 वाला है टू नो विच वे द विंड ब्लोस, ठीक है, ये है 18, टू नो विच वे द विंड्स, द विंड ब्लोस, ठीक है, विंड्स नहीं आएगा, द विंड ब्लोस। तो इसका मतलब क्या है इस इडियम का, कि दे ट्राई टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिचुएशन स्पेशली अदर्स पीपल ओपिनियंस बिफोर दे टेक एक्शन, ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले दूसरे लोगों की राय का, दूसरे लोगों की सिचुएशन का, इंफॉर्मेशन का पता लगाना, डिस्कवर करना, तब हम ये इडियम यूज करते हैं, टू नो विच वे द विंड ब्लोस, के किस तरफ हवा चल रही है, कैसी हालात है, सिचुएशंस कैसे हैं, लोगों की राय कैसी है, इसको जानने के लिए हम ये इडियम यूज करते हैं। देन 19 पे आ जाओ, टू सेल क्लोज टू द विंड, ठीक है। 19 वाला क्या है, टू सेल, रुको, टू सेल क्लोज टू द विंड,
इसका मतलब क्या, यू टेक अ रिस्क बाय डूइंग और सेइंग समथिंग दैट मे गेट यू इनटू ट्रबल। कुछ ऐसा कहना, कुछ ऐसा करना जो आपको मुश्किलात में डाल सकता है। ठीक है, विंड और रेन आपको मुश्किलात से रिलेटेड नजर आएंगे ईडियम्स में। तो टू सेल क्लोज टू द रेन के मतलब ऐसा सफर करना जो आपको हवा के करीब लेके जा रहा है, मीन्स टू टेक अ रिस्क बाय डूइंग और सेइंग समथिंग दैट मे गेट यू इनटू ट्रबल। ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ कहना, आजकल के हालात में इमरान खान को सपोर्ट करना इज लाइक टू सेल क्लोज टू द विंड। ओके, एंड देन आप लोग 20 पे आ जाओ। तो 20, टू थ्रो कॉशन टू द विंड। टू थ्रो कॉशन टू द विंड, इस इडियम का मतलब है टू स्टॉप बीइंग केयरफुल एंड टू डू समथिंग दैट इज डेंजरस और दैट माइट रिजल्ट इन फेलियर। कि अपनी बिल्कुल ना एहतियात करना छोड़ देना और बिल्कुल ऐसे डेंजरस काम शुरू कर देना जो आपको फेलियर की तरफ लेकर जा सकते हैं। टू थ्रो कॉशन टू द विंड। ठीक है, टू थ्रो कॉशन टू द विंड। देन 21 पे आ जाओ। तो 21 का मतलब है क्लाउड और स्टॉर्म ऑन द हॉरिजन। क्लाउड और स्टॉर्म ऑन द हॉरिजॉन, इसका मतलब है समथिंग दैट थ्रेटन्स टू कॉज प्रॉब्लम्स और अनहैप्पीनेस इन द फ्यूचर। ठीक है, ऐसी चीजें जो आपको खतरा दिला रही हैं, आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स और अनहैप्पीनेस क्रिएट कर सकती हैं, तब आप ये इडियम यूज करते हो, क्लाउड और स्टॉर्म ऑन द हॉरिजन। इट इज लाइक अ क्लाउड और इट इज क्लाउड और स्टॉर्म ऑन द हॉरिजन मीन्स ये मेरे लिए फ्यूचर में मसले क्रिएट करेगा। उसके बाद बच्चों, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कितनी खूबसूरत ईडियम है और ये आप सबके लिए, आप सबको मैं डेडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, ये स्पेशल ईडियम है, इसको ग्रीन से लिखते हैं फेवरेट कलर से, कि एवरी, प्यारा सा इसको लिखते हैं, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी सैड और अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड टू इट। याद रखिए प्यारे बच्चों, इसको मैं अंडरलाइन भी कर रही हूँ, इस पर मैं टाइम ज्यादा लगा रही हूँ क्योंकि ये हम सबकी मोटिवेशन है आज की, कि हर मुश्किलात, हर अनप्लेजेंट, हर बुरी सिचुएशन की एक खूबसूरत साइड आ रही है और वो इंतजार कर रही है आपका। आज आप मुश्किल में हो, आज आप टफ टाइम है, आप इतनी मेरी गंदी गंदी वीडियोस भी देख रहे हो। ठीक है, मतलब गंदी इन द सेंस कि इतनी बड़ी बड़ी एजुकेशन से रिलेटेड, तो बच्चों दैट मीन्स कि आपका खूबसूरत वक्त इंतजार करे, परेशान नहीं होना। अब आप आगे आ जाओ। 23, क्लाउड 9। ठीक है, क्लाउड 9। क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत ज्यादा, आई एम ऑन क्लाउड 9, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। जब आपको एमबीबीएस की मेरिट नंबर अपना पता चलेगा ना कि आप मेरिट पर आ गए हो, देन यू विल बी लाइक आई एम ऑन क्लाउड 9 मैम, आई एम क्लाउड 9। ओके, मुझे यही वाला स्टेटमेंट सुनना है, यही वाला ईडीएम आप सबसे सुनना है। एंड देन 24 देखो, टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स का मतलब क्या है, क्रिटिसाइजिंग देम बिकॉज दे आर इग्नोरिंग और आर अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द सिचुएशन। किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी पर तनकीद करना कि वो उसको पता ही नहीं था। ठीक है, यानी आपको पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम्स इस सिचुएशन से रिलेटेड है और आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है, टू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। मतलब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो क्योंकि उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने खुद को अनअवेयर रखा इस सिचुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, तो आप ये कहोगे कि दे हैव देयर हेड इन द क्लाउड्स। उसके बाद 25 वाला है, आई डोंट हैव द फोगेस्ट। आई डोंट हैव द फोगिएस्ट, इस इडियम का मतलब क्या है, अ पर्सन हैज नो नॉलेज अबाउट समथिंग। जब आप किसी को कहते हो आई डोंट नो, तो इसके बजाय आप इतना खूबसूरत ईडियम क्यों यूज नहीं करते हो कि आप लोग लगो ओए होए बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, वाह कितनी लाइक है, कितनी इंटेलिजेंट है, ओहो। ठीक है, ये स्टेटमेंट ना रिसीव हुआ ना आगे से तो फिर बताना मुझे। आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट, अ पर्सन हैज नो नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी पर्सन को किसी चीज के बारे में नॉलेज ना होना मीन्स आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट। ये थे हमारे ईडियम्स। देन बच्चों, आप लोग को इधर मैंने एक चीज बतानी थी, इस सवाल में वो आपको कहता है कि आपने कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्लेसिंग नाउन्स एंड नाउन फ्रेज अपोजिशन। अब मैंने आपको अपोजिटिव्स का कॉन्सेप्ट बता देना था, इसको फिर आप बाकी खुद ही सॉल्व कर लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोगों के पास थोड़ा टाइम होता है, तो अपोजिटिव्स पहले समझ लें। देखो बच्चों, आप नाउन लिखते हैं, कोमा लगाते हैं और इसी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ अली और फिर मैं कहती हूँ माई ब्रदर, फिर मैं दूसरा कोमा लगाती हूँ इज स्लीपिंग। ठीक है, तो जो मैंने इस कोमे के अंदर
माय ब्रदर लिखा, जो मैंने इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो लिखी, ठीक है, इस ये कहलाती है अपोजिटिव्स, अपोजिटिव फ्रेज, अपोजिटिव, ठीक है। नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखना, जिसको आप नहीं भी लिखोगे तो मीनिंग तो कंप्लीट समझ आ रहा है, लेकिन वो इस नाउन को मजीद क्लैरिफाई कर रहा है, इस नाउन के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो कहलाता है हमारे अपोजिटिव्स। अब यहाँ नाउन फ्रेज अपोजिटिव्स को आप कैसे पुट करोगे? पहला स्टेटमेंट देखो, The first Prime Minister of Pakistan was assassinated in 1951. He was लियाकत अली खान। तो अब आप इस स्टेटमेंट को कैसे लिखोगे? आप लिखोगे द फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, देन आप कोमा लगाओगे और आप इस कोमे के अंदर लिख दोगे लियाकत अली खान, लियाकत अली खान, दूसरा कोमा लगाओगे और फिर आप कहोगे वॉज असैसिनेटेड इन 1951। तो ये आपने क्या किया? ये आपने बेसिकली अपना नाउन फ्रेज जो अपोजिशन थी वो यहाँ पुट कर दी, और आपने इतनी बात को कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज असैसिनेटेड 1951, ही वाज लियाकत अली खान को आपने नाउन फ्रेज अपोजिशन फॉर्म में मेंशन कर दिया। अब दूसरा भी आप ऐसे ही करोगे, द रिवर इंडस एनुअल फ्लो इज अबाउट 243 क्यूबिक किलोमीटर्स, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। आप क्या कहोगे? द रिवर इंडस, कोमा डालोगे और फिर आप लिख दोगे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, और फिर आप कोमे दोनों साइडों पे लगा के आगे वाली ये इन्फो लिख दोगे। इसी तरह उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल इन आगरा इंडिया, ही हेल्ड फ्रॉम लाहौर। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है, फिर आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम लाहौर, फिर आप कोमा लगाओगे वॉज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सो ये आपका काम है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो कर रही हूँ, आपने इसको फौरन से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता देना है, ठीक है। आपने ये नाउन फ्रेज अपोजिशन कहाँ पुट करनी है, कैसे पुट करनी है, मुझे फौरन से जरा कमेंट बॉक्स में बता दें। पहले वाले कमेंट में मैं आप लोग को बता दूंगी, कमेंट में आंसर कर दूंगी कि आपने ठीक सॉल्व किया या गलत सॉल्व किया। ओके, आपने बस नाउन के फौरन बाद नाउन फ्रेज अपोजिशन पुट कर देनी है, जो मैंने आपको तरीका सिखा दिया। देन बच्चों, अगर आप लोग को यहाँ से समझ नहीं भी आ रहा ना, तो आप अपनी बुक्स में से खोल के सॉल्व कर लेना, चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर बुक। देन बच्चों आप देखो यहाँ पे, ये चीज भी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे भी आपको नाउन क्लॉजेस पुट करने हैं, ठीक है। नाउन क्लॉज कौन सा होगा? मतलब जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पाया जा रहा होगा। हर सेंटेंस आपको नीचे ये थोड़ा से वर्ड्स गिवन है, एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, इस पैराग्राफ को पहले आप रीड कर लो। डेट ही कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली, W.H. at Horain wrote, whichever charity you choose, where they live now, that you were coming with us, what time it is, when he became the class proctor, what you are talking about, whoever stands first in the class, what the students decided to do, that the food was hygienically safe, what Omer said, that you failed in the examination, how the girl behaved, ठीक है, that he can outrun a cat। अब आप और से देखें, फॉर एग्जाम्पल आखिरी वाला सेंटेंस देखें, उमेर रन्स सो फास्ट, उमेर रन्स सो फास्ट दैट ही कैन आउट रन अ कैट, दैट ही रन ही कैन आउट रन अ कैट। तो अब देखें ये सेंटेंस इसके बाद कंप्लीट हो रहा है और अपना सही मीनिंग दे रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको पढ़ने के बाद, नाउन क्लॉजेस को पढ़ने के बाद ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स पुट करनी है, ठीक है। दैट ही कैन आउट रन अ कैट, कि वो इतना तेज भागता है। कैन आउट रन अ कैट एक इडियम है कि वो बहुत ही तेज भाग सकता है, बिल्ली से भी ज्यादा तेज, फास्ट स्पीड से, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा देख लें, दे आर परफेक्टली हैप्पी, ठीक है। तो 14th वाला दे आर परफेक्टली हैप्पी, दे आर परफेक्टली हैप्पी का आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखा है, ये देखें, डेट यू वर कमिंग विद अस, कि आप उनके साथ आ रहे हो। दे आर परफेक्टली हैप्पी डेट यू वर कमिंग विद अस, वो बहुत खुश था कि आप उनके साथ जा रहे हैं। देन अगला देख लेते हैं, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, डेट यू फेल्ड द एग्जामिनेशन, डेट यू फेल्ड द एग्जामिनेशन, बहुत दुख की बात है कि आपने एग्जाम को फेल कर दिया। द मनी विल गो टू, ठीक है, 12 वाला द मनी विल गो टू, तो 12 वाले को आप देख सकते हो, विच एवर चैरिटी यू चूज, ठीक है, द मनी विल गो टू विच एवर चैरिटी यू चूज, जहां पर भी आप खैरात करना चाहोगे मनी उधर चली जाएगी।
एंड देन आप अगला आ जाओ, द टीचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। टीचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसमें से आप ढूंढ लो सही मतलब कहाँ पे आपको नजर आ जाए। व्हाट द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू डू, टीचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि बच्चों ने क्या डिसाइड किया। ठीक है, व्हाट द स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं छोटे छोटे फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आपको बस समझ आ जाए। डिसाइडेड टू डू। उसके बाद आ जाता है हमाद्स ग्रेट अचीवमेंट एट स्कूल वॉज। ठीक है, तो हमाद की जो ग्रेट अचीवमेंट थी वो स्कूल वॉज दैट व्हेन ही बिकेम द क्लास प्रॉक्टर। स्कूल के अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? डेट व्हेन ही बिकेम द क्लास प्रॉक्टर, जब वो क्लास का सीआर बना था, प्रॉक्टर बना था। when he became the class proctor। ठीक है, उसके बाद है his problem was, उसका प्रॉब्लम क्या था? उसके उसकी प्रॉब्लम क्या थी? कि उसकी प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं। his problem was, ठीक है, his problem that he could not speak fluently। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? that he could not speak fluently। उसकी ये मसला था कि वो स्पीक नहीं कर सकता था फ्लुएंटली। ठीक है, अब आप खुद से बाकी चेक कर लेना किसी इसको ना, हमाद ग्रेट अचीवमेंट एट स्कूल वाज दैट ही कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली, फिट हो रहा है? नहीं फिट हो रहा। ग्रेट अचीवमेंट का मतलब ये है कि उसकी एक अच्छी अचीवमेंट थी जो उसने की थी, वो क्या थी कि वो प्रॉक्टर बना था, तो सही यहीं पे मीनिंग सही समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। ठीक है, वो क्या नहीं जानती थी? अब यहाँ पे आप इन्फो इससे रिलेट देखे, डेट व्हाट टाइम इट इज, वो नहीं जानती थी कि डेट व्हाट टाइम इट इज, कि अब क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए द फूड इंस्पेक्टर चेक्ड। अब 7 वाला हमने ढूंढना है कि द फूड इंस्पेक्टर चेक, तो फूड से रिलेटेड दैट द फूड वाज हाइजेनिकली सेफ, दैट द फूड वाज हाइजेनिकली सेफ, कि फूड जो है वो साफ सुथरा है, हाइजेनिकली सेफ है या सेफ नहीं है। देन आ जाते हैं हम अपने 6th वाले पर। ठीक है, 6th वाला आपको क्या कह रहा है? डैश वॉज नॉट वेरी एग्रीएबल। ठीक है, 6th वाला क्या कह रहा है? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि WH at Huren's wrote। ठीक है, WH at Huren wrote was not very agreeable। ठीक है, WH का मतलब क्या हो सकता है कि कोई सवाल पूछा होगा, कुछ लिखा होगा उसने, तो वो एग्रीएबल नहीं है। 5th वाला देखिए डैश एस्टोनिश्ड हर टीचर्स। ठीक है, किसी चीज ने ब्लैंक दिया हुआ उसके टीचर को बहुत ज्यादा वो किया, हैरान कुन कर दिया। तो हाउ द गर्ल बिहेव्ड, कैसे लड़की ने बिहेव किया। हाउ द गर्ल बिहेव्ड, लड़की ने बदतमीजी की होगी या बहुत अच्छे से बिहेव किया होगा, तो उसको उसके टीचर्स ने उसकी इस हरकत को उसके टीचर्स इस लड़की की इस हरकत ने उसके टीचर्स को एस्टॉनिश कर दिया, हैरान कर दिया। डैश मेड हिज फ्रेंड्स एंग्री, इस चीज ने उसके दोस्तों को गुस्सा दिला दिया। तो किस चीज ने दिलाया? यहाँ पे आप ढूंढ लो इसका ऑप्शन। व्हाट उमैर सेड, जो उमैर ने कहा उसके दोस्तों को उस पर गुस्सा आ गया। व्हाट उमैर सेड, जो उमैर ने कहा उसके दोस्तों को उस पर गुस्सा आ गया। एंड देन हमारा आ जाता है 3 वाला देखते हैं क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग, मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या कह रहे हैं। व्हाट यू आर स्पीकिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो सेकंड वाला देखिए वेयर दे लिव नाउ, कि अब वो कहाँ रहते हैं। डू यू नो वेयर दे लिव, थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। वेयर डू दे लिव नाउ, where they live now, do you know where they live now। ठीक है, एंड देन है द प्राइज विल बी गिवन टू, तो प्राइज किसको दिया जाएगा? जो बच्चे अच्छे नंबर लेंगे। तो यहाँ पर देख लो ये लिखा हुआ है हु एवर स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, जो भी क्लास में फर्स्ट आएगा। तो नीचे वर्ड्स गिवन थे, नाउन क्लॉजेस गिवन थे, आपको अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, अपने सेंटेंस के सेंस के मुताबिक उनको पुट करना था। तो हु एवर विल स्टैंड फर्स्ट इन क्लास। तो इस तरीके से आपने इस चीज को सॉल्व कर लेना है। अब आप बोर्ड के एग्जाम में भी इधर से हेल्प लोगे, तो मैंने इसलिए इसको सॉल्व करना जरूरी समझा। ठीक है, बाकी आपने अच्छे से इसको देख लेना है, ईडियम्स को अच्छे से देख लेना है बच्चों। ईडियम्स आपके पेपर में भी अगर आते हैं तो आपको फायदा देंगे। ठीक है, नाउन फ्रेज अपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है, एंड ये सारे ईडियम्स अच्छे से एक दफा देख लेना, इनको यूज करना शुरू कर दो लाइफ में। ठीक है, ताकि आप लोग थोड़े अच्छे लगना शुरू हो जाओ, पढ़े लिखे लगना शुरू हो जाओ। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इसमें से आपको कुछ एरर लगता है तो बच्चों, आई एम अ ह्यूमन लाइक यू, मैं मेरे से गलती हो सकती है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। आप लोग मुझे बताना, मैं
अनाउंस भी कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि दूसरे बच्चे भी उसको ठीक कर सके। ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% करेक्ट हूँ, एरर पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन। सो बच्चों, जितने भी केपीके के स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी एग्ज़ाम देना है, जो ईटा की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत हेल्पफुल सीरीज़ है, ये बहुत हेल्पफुल इनिशिएटिव है। ठीक है। तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, और बीइंग अ यूट्यूबर इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।